पहलगाम में किया गया टेरर अटैक और उसके रिस्पांस में किया गया ऑपरेशन सतपुर, जिसके रिस्पांस में अभी पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री एस्केलेशंस को बढ़ा दिया। अब ये मिलिट्री एस्केलेशंस पाकिस्तान एक पॉलिटिकल दबाव से भी कर सकता है या ये भी बताना चाहता है कि अगर इंडिया ने उसके सॉइल पर किसी तरीके का अटैक किया है तो रिटेलिएट करना चाहता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को तो कहीं ना कहीं टारगेट कर ही रहा है या इन सारे रिस्पॉन्सेस को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। इन सब चीजों से बाहर भी हम आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, ये जो हॉस्टिलिटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गई है, क्या पाकिस्तान इस हॉस्टिलिटी को कवर अप करने के लिए इतना केपेबल है कि हम इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट खड़ा हो पाए? आइए समझते हैं, ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया के बराबर खड़ा होता है। सबसे पहले समझते हैं मैन पावर के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया के मैन पावर, मिलिट्री मैन पावर को अगर हम काउंट इन करेंगे तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और लगभग 11 लाख इसके पास रिजर्व फोर्स है। वहीं पाकिस्तान की एक्टिव और रिजर्व फोर्सेस को अगर टोटली मिला दिया जाए तो ये इंडिया के आसपास भी नहीं लगती है, इसके 1/3 में आती है। लगभग 12 लाख के लगभग उसके पास एक्टिव और रिजर्व सोल्जर्स का एक कंबाइंड मैन पावर फोर्स है, जो अगर मैन पावर टू मैन पावर लड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो बहुत नाकाफी। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को बजट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान वैसे ही एक तरफ से गरीबी और भुखमरी से गुजर ही रहा है, दूसरी तरफ से उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को बहुत ज्यादा फंड कर पाए। तो दिखता भी है इंडिया का जो टोटल बजट एक्सपेंडिचर है ओवर डिफेंस फोर्सेस या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, वो लगभग पहुंचता है अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन यूएस डॉलर और पाकिस्तान वहीं रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का अगर हम इस फैक्टर को भी काउंट इन कर लें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। पाकिस्तान वहीं 5th और 6th पोजीशन पे है और इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी जमीन आसमान का फर्क। अगर हम अपने डिफेंस बजटरी एलोकेशंस को ही समझें तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली 25% बजटरी एलोकेशंस को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डालता है, जो लगभग बनता है 20 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसका केवल और केवल 15% डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डालता है, जो बनता है लगभग 1 से 1.2 बिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम समझेंगे तो पाकिस्तान इंडिया के बहुत पीछे। थर्ड, ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से इंडिया को चैलेंज करता रहा है और पाकिस्तानी आर्मी हमेशा कहती रही कि ऑन ग्राउंड हम इंडिया को कभी भी हरा सकते हैं, बहादुर की कौम, और बहुत सारे उन्होंने चीजें कही हुई। लेकिन इन रियलिटी अगर समझा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, जहां पर इंडिया थोड़ा सा पीछे है। लेकिन ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का मतलब क्या हुआ? पुराने जमाने के रॉकेट लॉन्चर्स, पुराने जमाने के मोबाइल लॉन्चर्स जो कि अपने कंधे पे रख के या किसी एक जीप पर रख करके ले जाओ और वहां पर एक आर्टिलरी को यूज करो। इंडिया ने इस आर्टिलरी सिस्टम को पहले ही छोड़ दिया पीछे और हमारी आर्टिलरी सिस्टम ज्यादा एडवांस, ज्यादा मॉडर्नाइज है। अब हमारे पास ऑन ग्राउंड T-90 भीष्मा जैसा टैंक है, अर्जुन MBT जैसा टैंक है जो किसी भी टेरेन में चला जाता है, बहुत हल्का टैंक और इसकी ब्लास्ट कैपेबिलिटीज बहुत हाई। पिनाका रॉकेट सिस्टम्स हैं जो एक बार में कॉन्टिन्यूअसली रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स के जैसे काम कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ अगर जब चले जाओ तो अल खालिद है या उसके पास BT-4 टैंक सिस्टम्स हैं जो इंडिया के टैंक सिस्टम से बहुत पीछे रहे। नंबर्स की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान के कॉम्बैट टैंक्स या पाकिस्तान के आर्टिलरी टैंक्स इंडिया से आधे हैं, या इंडिया के पास 4000 या 5000 टैंक्स हैं, वहीं कॉम्बैट टैंक्स हैं 4000 और आर्टिलरी टैंक्स 4000। वहीं पाकिस्तान के पास अगर जाएं तो वो 2000 से भी ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर भी ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटीज में भी पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। एयर कैपेबिलिटीज में भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत एडवांस है। इंडिया के मॉडर्नाइजेशन ने एयर कैपेबिलिटीज को बहुत आगे बढ़ा दिया। हमारे पास रफेल है या एडवांस सुखोई 30 है जो जनरेशन 4.5 के एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसमें एडवांस वेपन सिस्टम्स हैं और एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी। वहीं पाकिस्तान के F-16 हो गए या JF-17 हो गए या J-10 हो गए जो चाइनीज एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, उनकी होमिंग और उनके रडार सिस्टम्स वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। साथ में अगर वेपन कैपेबिलिटीज की भी बात करेंगे तो रफेल और सुखोई 30 की वेपन कैपेबिलिटीज के सामने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 वेपन सिस्टम्स काम नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान के पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उन्होंने बना करके रखा है जिसको इंडिया ने अभी खैर खत्म ही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो HQ-9 एक एयर
डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने चाइनीज से लिया था जो S-300 सिस्टम्स पर डिपेंडेंट, लेकिन इंडिया के पास उससे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पर हमारे पास S-400 है जो हमारा सुदर्शन चक्र है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी एडवांस डिफेंस व्हीकल सिस्टम या अश्विन एडवांस डिफेंस व्हीकल सिस्टम, जो बाद में प्रद्युम्न डिफेंस सिस्टम भी बन जाता है, आकाश मिसाइल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम्स, और इसके अलावा छोटे छोटे QRSAM, LRSAM और MRSAM से बने हुए डिफेंस सिस्टम्स जो कि बराक 8 मिसाइल्स पर डेवलप्ड हैं। ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत एडवांस है, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने कितने सारे स्वॉर्म ड्रोन्स और कितने सारे मिसाइल्स हमारे ऊपर मारे, लेकिन हमने उन सबको इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया है। और इंडिया के छोटे छोटे ड्रोन्स को भी पाकिस्तान न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। हमने अपने छोटे छोटे ड्रोन से ही उसके HQ-9 डिफेंस सिस्टम्स को लाहौर में अभी खत्म कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ ग्राउंड कैपेबिलिटीज पर लेकिन एयर कैपेबिलिटीज पर भी इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया के पास 2000 से ज्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। इनफैक्ट इसके एक्टिव एयरक्राफ्ट 2500 के लगभग हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अपने एक्टिव एयरक्राफ्ट 1000 या 1200 से ज्यादा नहीं। तो एयर कैपेबिलिटीज में भी पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह जाता है। नेवल कैपेबिलिटीज में भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे, जहां पाकिस्तान सिर्फ 1000 किलोमीटर लंबी अपनी नेवल लाइन को गार्ड करता है, वहीं इंडिया 6000 किलोमीटर से भी लंबी अपनी कोस्ट लाइन को गार्ड करता है और इसकी कैपेबिलिटीज बहुत हाई। पाकिस्तान के पास टोटल नेवल व्हीकल्स को अगर हम काउंट इन करेंगे 121 नेवल व्हीकल्स हैं, जबकि इंडिया के पास 290 से ज्यादा नेवल व्हीकल्स हैं जो एक्टिव मॉडर्नाइज हैं। पाकिस्तान के नेवल व्हीकल्स पुराने हैं। यहाँ पर अगर इनको ये भी समझें तो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे पहला कंपैरिजन नेवल कैपेबिलिटीज पर अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का है। इंडिया के पास एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जैसे कि INS विक्रांत। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है। अगर नेवल कमांड से कोई एक अटैक होता है तो पाकिस्तान उस नेवल कमांड के अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए चीजों को नहीं बना सकता, उसके कॉम्बैट सिचुएशन में नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया के फ्राइगेट्स, इंडिया के कॉर्वेट्स, इंडिया के कॉम्बैट व्हीकल्स बहुत एडवांस है। तीसरी तरफ इंडिया ने एडवांस सबमरीन्स पर अपने प्रोजेक्ट्स को बनाया और इन्वेस्ट किया है। हमारे पास शिशुमार क्लास के, कैलवरी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सिस्टम्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं, जहां पर न्यूक्लियर पावर्ड K सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हमारे पास। अगर हम इन सारी कैपेबिलिटीज को देखेंगे तो नेवल कैपेबिलिटीज भी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। और अगर इसको समझे तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया नेवल कैपेबिलिटीज के एडवांसमेंट से ही पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव बना सकता है, जहां पर सदर्न बॉर्डर से बलूचिस्तान और सिंध को प्रोपेल करके पाकिस्तान को एक सैंडविच स्टेट में ला सकता है, जहां वो इंडिया से अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पे उलझा रहेगा या इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर पे उलझा रहेगा। वहीं इंडिया, बलोच और सिंध मिलकर के पाकिस्तान की सदर्न बॉर्डर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नेवल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जिसको वो काउंटर नहीं कर पाए। अगला समझते हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स को। इंडिया और पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम्स का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं। इंडिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप किए हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, फूल, नाग। ये सब ऐसे मिसाइल्स हैं जो एडवांस होने के साथ साथ भी फास्ट वेलोसिटी के साथ अपना प्रोपल्शन करते हैं। वहीं पाकिस्तान के अगर मिसाइल प्रोग्राम्स को देखेंगे तो उनके पास शाहीन और उस शाहीन क्लास की मिसाइल सिस्टम जो है वो इंडिया की मिसाइल सिस्टम से बहुत लो कैपेबिलिटीज। पृथ्वी की मिसाइल सिस्टम्स 8000 किलोमीटर तक प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो जा सकते हैं, और टेस्टेड में तो ये 12000 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। वहीं शाहीन और शाहीन के बाद के डेवलपमेंट्स 2000 किलोमीटर से भी आगे नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समझें तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी हमने डेवलप किया है, जहां पर हम अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स या एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज करके बैलिस्टिक मिसाइल का अगर कोई भी अटैक हमारे ऊपर होता है तो हम उसको सब ऑर्बिटल स्पेसेस में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटीज भी नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया के पास क्रूज मिसाइल्स की भी एक एडवांस फ्लीट है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ये तो देख ही लिया है कि रफेल पे लगी हुई स्कैल्प मिसाइल सिस्टम की कितनी कैपेबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस, निर्भय जैसी मिसाइल सिस्टम्स, ये एडवांस क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसके सपने पाकिस्तान देख भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ इन सब मिसाइल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम का इंडिजिनस प्रोडक्शन है। पाकिस्तान इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं करता है। पाकिस्तान चाइना पे और कंट्रीज पे डिपेंडेंट होता है क्रूज मिसाइल्स के लिए। तो इंडिया के पास इन क्रूज मिसाइल्स की फ्लीट बहुत लंबी है और इंडिया कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहेगा। पाकिस्तान की मिसाइल खत्म हो जाएगी
इंडिया की खत्म होने वाली नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हमको देखना चाहिए कि मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट में हमने ये भी देखा है कि हमारे पास सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स भी बहुत एडवांस है। ए सीरीज की मिसाइल्स जहां पर 12,000 किलोमीटर तक की कैपेबिलिटी रखती है, इंडिया अपनी नेवल कमांड से ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी भी इंडिया के पास है। तो नेवी में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया से बहुत पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की, जिसका डंका पाकिस्तान हमेशा बजाता रहता है। हमेशा कहता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इंडिया को हरा सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इंडिया को हरा सकते हैं। इंडिया के पास भी डिस्क्लोज्ड उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जितने पाकिस्तान के पास। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियर वेपन का करियर। जो पाकिस्तान की मिसाइल्स हैं वो इजीली इंटरसेप्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान का अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंडिया के पास एक एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर किसी तरीके का न्यूक्लियर अटैक होता है तो इंडिया अच्छे से उसको काउंटर कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो न्यूक्लियर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही बना हुआ है। जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, या हमारा प्रद्युम्न एयर डिफेंस सिस्टम है, या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को सब ऑर्बिटल स्पेसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने यह दुस्साहस किया कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दिखा करके किसी न्यूक्लियर कैरियर में, किसी मिसाइल में न्यूक्लियर अटैक इंडिया की तरफ करता है, तो इंडिया उस न्यूक्लियर अटैक को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, ये तय हो जाएगा। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिप्लोमेसी कहां खड़ी। पाकिस्तान ने हमेशा से एक प्रो मुस्लिम डिप्लोमेसी की तरफ रहा है। उस प्रो मुस्लिम डिप्लोमेसी के साथ साथ इसने एक टेरर डिप्लोमेसी को भी हमेशा प्रॉपल किया। अब यहाँ पर यह भी समझते हैं कि पाकिस्तान की करंट स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी ये भी है कि इसकी वेपन डिप्लोमेसी कुछ है ही नहीं। जो इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है और कहीं से ये कुछ खरीदता भी नहीं, तो कोई इसको सपोर्ट करने के कंडीशन में। एक तो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े भी हो जाते हैं, जैसे तुर्की हो गया या आसपास के कंट्रीज हो गए जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसकी टेरर डिप्लोमेसी ने उनको भी बैकफुट पे ला दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया ने ना सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी को आगे रखा है, बल्कि अपनी टेक्निकल डिप्लोमेसी से और अपनी वेपन डिप्लोमेसी से एक इक्विलिब्रियम, ग्लोबल इक्विलिब्रियम बना करके रखा। हम क्वाड के मेंबर भी हैं, हम चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, हम रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, हम यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, हम यूरोप में फ्रांस और जर्मनी के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर इजराइल के साथ भी हम अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो हमारे पास वेपन डिप्लोमेसी के नाम पर एक बहुत एडवांस ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जहां पर इंडिया हमेशा जीत जाता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान अगर इंडिया को काउंटर करना चाहता है तो इस डिप्लोमेसी में भी काउंटर नहीं कर पाएगा, जहां पर वो इंडिया से बहुत पीछे रह जाएगा। और इन सब के कंक्लूजन में हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी एजेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। पाकिस्तान एक तरफ अपने डिफेंस में इंपोर्ट बेस्ड नेशन है, मॉडर्नाइजेशन कम है, मोटिवेशन भी कम। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को अगर हम समझेंगे तो इंडिया अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंपोर्ट बेस्ड तो है ही, साथ में इंडिजिनस प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे प्लान्स और ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो हम देखते हैं कि हमारे कॉम्बैट रेडी सिचुएशन में यूजफुल। अभी नागास की बात करें, जो एक छोटा सा ड्रोन सिस्टम है जिसको हमने अपने अटैक सिस्टम्स में यूज किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सॉम ड्रोन्स को हमारे पास भेज रहा है, टर्की से मिल गया थोड़ा सा, उसको थोड़ा बहुत चाइना से मिल गया। लेकिन इंडिया ने ऐसे सॉम ड्रोन्स तो ऐसे ही जनरली बना लिए जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ गए। वहीं दूसरी तरफ हम एडवांस एयरक्राफ्ट्स को भी अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, अपनी मिसाइल्स को अपने पास मैन्युफैक्चर करें, अपनी क्रूज मिसाइल्स को अपने पास मैन्युफैक्चर करें। हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के नंबर्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसमें दूसरों पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान कुछ दिन तक तो हल्ला मचाता रहेगा, दिखाता रहेगा कि मेरे पास ये मिसाइल है, मेरे पास ये ड्रोन है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास इस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन बार बार यही होगा कि रिपीटेटिव यूज के बाद ये सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसके पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स नहीं है जो इंडिजिनस हो, या इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो खुद से डेवलप करके इंडिया के अगेंस्ट उसको यूज कर जाए। वहीं इंडिया के पास इन सब चीजों की कोई कमी नहीं। इंडिया ने अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट से, इंडिया ने अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट को इकट्ठा कर लिया है कि हम पाकिस्तान से आसानी से जीत सकते हैं, आसानी से उसको धूल चटा सकते हैं। इन सब चीजों को अगर हम समझें
तो इंडिया के पास हमेशा हमेशा एक एज रही है। और इंडिया के पास इस एज होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, इंडिया ने कभी भी फर्स्ट अटैक की नीति नहीं अपनाई, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा से फर्स्ट अटैक की नीति पर चला है। वो हमेशा से हमारे ऊपर अटैक करता रहा है, अग्रेसिवली अटैक करता रहा है। हमने कभी भी अग्रेसिवली अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, अग्रेसिवली रिटेलिएट किया है इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ये जो रिटेलिएशन है, जो हॉस्टिलिटी है, ये आर और पार की लड़ाई बन जाए और पाकिस्तान बचे ही ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।